तो उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच के तहत मुकदमे दर्ज। एडीआर की रिपोर्ट के बाद सवाल खड़े हुए कि आखिरकार क्या माननीय जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं उसमें हेट स्पीच झलकती है। वैसे उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटे तो बहुत कम नेता आक्रामक रुख के माने जाते रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूर्व विधायक हैं, उनकी जुबान से अक्सर सियासी फूल झड़ते हैं और सुर्खियां बन जाती हैं। उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाओं ने सवाल खड़े किए जिसके बाद मसला हेट स्पीच तक आ गया। आलम यह रहा कि कुछ पार्टियों ने अपने इन बड़े नेताओं पर लगाम कसने के लिए टिकट तक काट दिए, मगर जो नई पोद या पुराने नेता आज भी हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं। हेट स्पीच पर सवाल यह कि उत्तराखंड में जगह क्या? उत्तराखंड हेट स्पीच पर सियासी सवाल आखिरकार क्यों? क्योंकि मान्यों की जुबान पर सियासी तकरार है। 3 विधायकों पर हेट स्पीच के मामले में केस दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट चौंकाने वाली। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया और कैसे इन मान्यों का जिक्र उस रिपोर्ट में है, पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। एडीआर की ताजा रिपोर्ट पर अगर गौर फरमाएं तो संस्था ने रिपोर्ट दर्ज की है। अब उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सांसद और विधायकों के चुनावी शपथ पत्र के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उत्तराखंड के कोई सांसद नहीं है, बल्कि मान्यों की फहरिस्त में विधायक जरूर हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विधायक ऐसे हैं जिन पर हेट स्पीच के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसमें गदरपुर से बीजेपी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर साल 2012-13, जबकि कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर साल 2012 में आईपीसी की धारा 153(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी एडीआर की लिस्ट में उमेश कुमार का नाम भी शामिल है। अब एडीआर रिपोर्ट सामने आने के बाद पार्टी स्तर पर भी विधायकों से बातचीत की जा रही है, मगर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी का प्रवक्ता इस सवाल से बचते हुए दिखाई दे रहा है कि हेट स्पीच पर सियासत क्यों। देखिए, ये मामला क्या है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जहाँ तक हेट स्पीच की बात है, अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखने में आया है कि सरकार लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का काम करती रहती है और ये अब जनता भी भली भांति समझ गई है। निश्चित रूप से हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड से किसी भी सांसद पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन 3 विधायकों का इस श्रेणी में शामिल होना उत्तराखंड की सियासत पर सवाल जरूर खड़े करता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायकों की चर्चा अब शुरू हो गई है। देखना जरूर होगा कि इस मामले में विधायकों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। देहरादून से अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो हेट स्पीच के मामले में उत्तराखंड के मान्यों का भी जिक्र हो रहा है। जसपुर से कांग्रेस के विधायक हैं आदेश चौहान, खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, पहली बार विधायक बने। अरविंद पांडे
साल 2012-13 में आक्रामक हुआ करते थे, जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब उस वक्त काफी सुर्खियों में रहते थे अरविंद पांडे। उसके बाद सत्ता बदली और सत्ता बदलने के बाद भी जब शिक्षा मंत्री बने तब भी सुर्खियों में रहे। तो माननीय विधायकों का जिक्र आज हो रहा है, लेकिन सियासत के लिहाज से उत्तराखंड में एकाएक आक्रामक राजनीति क्यों हो गई, यह एक अहम सवाल है। सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुंवर जपेन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ रविंद्र आनंद इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो जपेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है, यह महज 3 विधायकों का प्रश्न नहीं है। उंगलियों पर कई विधायक जो पूर्व हो चुके हैं, उनके किस्से लोगों की जुबान पर हैं। क्या आप इसे वाजिब मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसे बिल्कुल भी वाजिब नहीं मानती। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान जिस तरह से देश की राजनीति और जनता और समाज के बीच में है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंच से किसी भी तरह का ऐसा बयान जो किसी समुदाय को ठेस पहुंचाए या व्यक्तिगत तौर पर जो गरिमापूर्ण ना नजर आए, तो भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत सीरियसली संज्ञान लेती है। और भारतीय जनता पार्टी के मंच से भविष्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह का नहीं, ये मसला हेट स्पीच से हटकर भी ऐसे कई विवादित बयान है जो आपके नेता अक्सर मंच पर दे जाते हैं, है ना? हमने उसी संदर्भ में कहा, तिलक जी। हाँ, नहीं, इसमें तो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कई हैं ऐसे जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तो और फिर वही सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत की है कि अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने चुने हुए विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और पदाधिकारियों को ये निश्चित तौर पर उन्हें ये उनके संज्ञान में लाया जाता है। वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से, इंटरनल ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। एक अनुशासन का पाठ है। अनुशासन का पाठ अच्छा, अपनी स्वच्छ राजनीति के लिए कि देश के अंदर किस तरह से एक राजनीतिक रविंद्र आनंद को ले हम चर्चा में। रविंद्र जी, एडीआर की ये रिपोर्ट बताती है कि 3 विधायक, ये तो मसला सिर्फ 3 विधायकों का नहीं है, कई ऐसे मान्य हैं जो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं, और कुछ पूर्व हो चुके। नहीं रविंद्र जी? बिल्कुल चावला जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो 3 विधायकों की आपने बात की, चाहे उसमें अरविंद पांडे जी हों, चाहे उसमें उमेश कुमार जी हों, चाहे उसमें आदेश चौहान जी हो, इनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसी बात कह जाते हैं जिससे पार्टी खुद सत्ते में आ जाती है कि ये क्या बोल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बंशीधर भगत जी ने भरी सभा में उस समय जो एलएलपी लीडर थी, सीएलपी लीडर कांग्रेस की, जब दिवंगत है इंदिरा जी, हाँ, उनके लिए क्या कहा। उसके अलावा मैंने वो साहब को वही याद दिलाया, मैंने कहा उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो वही किस्सा था। तो देखिए, ये इनकी परिपाटी बन गई है। ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग सुनकर के आ जाते हैं जिनको उत्तराखंड के शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बंशीधर भगत जी ने ना सिर्फ ये बोला, बल्कि ये भी बोला कि मोदी लहर नहीं है। ये भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा कोई मोदी लहर नहीं। बंशीधर भगत जी एक सिर्फ वाक्य है, आप कांग्रेस के भी विधायक हैं, बीजेपी की कोई कम नहीं है। मदन बीस जी की बात कर सकते हैं हम। नहीं, वो तो आजकल नए लेटेस्ट चल रहे हैं जी। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने जब भी कोई जुबान खोली तो रविंद्र भाई, आपका आकलन क्या कहता है? कल तक तो ये बंद कमरे में चलो ठीक है, जो कुछ होता था वो एक अलग मसला है, लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से कहा जाता है ना कि भैया ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। ये यानी कि उत्तराखंड की सियासत उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं कि जो परिपाटी बन रही है अब उत्तराखंड की राजनीति में, ऐसे लोग आ गए हैं जिनको बात करने का शिष्टाचार नहीं है। हमारे जो और नेता हैं, हाँ, जो इस वक्त हैं भी,
चाहे वो मैं हरीश रावत जी की बात करूं या अन्य नेताओं की बात करूं, जो पूरे शिष्टाचार से बात करते हैं, हाँ। कभी उनकी जुबान नहीं फिसली और दूसरे आदमी की हमेशा सामने वाले की इज्जत करते हैं। देखिए ये उत्तराखंड का शिष्टाचार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नशे में चूर होकर के इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ मतलब बीजेपी में या कांग्रेस में भी है? मैंने कहा ना, दोनों जगह हैं और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं, आपने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया, इस उदाहरण से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं जी। हरीश रावत जी एक नजीर है इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, सुरेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अग्रवाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, दुआएं हैं। मेरे दोनों प्रिय अनुज आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। जी अग्रवाल जी, आपका बहुत लंबा अनुभव तजुर्बा है, उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से आपने देखा महसूस किया है। ये जो आजकल मान्य है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट में सिर्फ 3 विधायकों का जिक्र है, मैं 3 विधायकों पर फोकस ही नहीं करना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो जिस दिशा में राजनीति जा रही है, जिस दिशा में ये विधायक और माननीय जा रहे हैं, क्या आप इसे वाजिब मानते हैं ये हेट स्पीच के मामले में? देखिए, निश्चित रूप से सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हमारा तो ये मानना है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा हो, उसको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हर व्यक्ति की भावना का सम्मान करना ही लोकतंत्र का, मैं समझता हूँ, आधार है। आपकी किसी से सहमति है, असहमति है, आप किसी को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हो, परंतु निश्चित रूप से भाषा, शब्दों का चयन और सार्वजनिक पद में बैठे हुए हर व्यक्ति को अनुकरणीय होना चाहिए। उसका आचरण जो है वो प्रेरणादायक होना चाहिए। परंतु जो गिरावट आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणी की, माननीय उच्च न्यायालयों ने भी टिप्पणी की है कि हर व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन बहुत संयत रखना चाहिए। और लोकतंत्र में सहमति असहमति दोनों साथ साथ चलती है। आप बहुत से लोगों को पसंद नहीं करते होंगे जी, और लोकतंत्र का तकाजा है कि उसकी भावनाओं का सम्मान करें। और ये परिपाटी मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक दल जो है इस पर होड़ बनाए हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं अग्रवाल जी। दरअसल मेरी चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि उत्तराखंड की सियासत एक नजीर बननी चाहिए। जैसे अभी रविंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही हरीश रावत जी के व्यक्तित्व को लेकर कि भाई उनकी जुबान हमने आज तक नहीं देखा कि कभी ऐसे फिसली हो। ऐसे कई नेता हैं, चाहे वो तिवारी जी रहे हों या फिर बीजेपी में भी कई ऐसे अनुभवी व्यक्ति रहे हैं बच्ची सिंह रावत सरीके। मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपने बड़े नेताओं पर एक्शन लेने से हिचकिचाती है, जिस वजह से ये नजीर बन जाता है कि नहीं ये कर सकते तो हम भी करेंगे? मेरा ये भी मानना है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी है अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, पद पर बैठे हुए लोगों को संयत भाषा में संवाद करना, ये सिखाना, इस पर नजर रखना, ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, हम लोग भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। मैं तो संगठन की बात कर रहा हूँ ना सर। संगठन में तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से, क्योंकि रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इसी बात को लेकर जा रहा हूं कि भाई दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। संगठन के स्तर पर तो आपको करना पड़ेगा ना एक्शन, तभी तो एक नजीर बनेगी। जब आप बड़े नेताओं पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर छोटे नेता तो कहेंगे ना कि जब बड़े वालों पर नहीं हो तो हमें क्यों लड़ पिट रहे हो। अब क्या करें, दिल्ली से जो हवा चलती है वो प्रदेशों तक, राज्यों तक जब आती है तो इतनी प्रदूषित हो जाती है कि छोटे नेता भी कुछ करके दिखाने के जोश में आ जाते हैं और वो भी शब्दों का चयन ऐसे ही करते हैं। जिम्मेदारी कुंवर साहब सत्ता पक्ष की ज्यादा है, जनता को भी शर्म आ सुरेंद्र जी कह रहे हैं, चयन करते हैं। सुरेंद्र जी तौर पर हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि सत्ता पक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसी जिम्मेवारी के तहत भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप प्रदेश में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, अपनी उस जिम्मेवारी का निर्वाह भी करती हुई दिखाई दे रही है। और 2014 के बाद से जिस तरह राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का कार्य केंद्र से लेकर राज्यों तक भारतीय जनता नहीं, उत्तराखंड में कौन सी नजीर आपने पेश की? जपेन साहब बताइए ना, कौन सी नजीर पेश की आपने उत्तराखंड में? किसी और बड़े नेता पर कभी कोई एक्शन हुआ?
हमारे एक विधायक ने आप शब्दों का इस्तेमाल करा तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया, नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, मेरे साथ नहीं कुंवर साहब, ना मेरे साथ नहीं, राजनीति आपने उन पर एक्शन लिया, आपने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके चुने हुए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने रण में गए, तब आपने कहा इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए। वो आज भी उस पार्टी को अपनी मां बोलते हैं, भले उनकी जुबान पर पहला शब्द हाँ ये है, आप मुझसे नाम बुलवाएंगे मैं बोल दूंगा, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। अगर आप अरविंद पांडे जी का ही जिक्र कर लीजिए, गदरपुर में गदर कितना मचाया उन्होंने 2012-13 के बीच में, ये किसी से छिपा नहीं। और उन्हीं की पड़ोस वाली सीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूं, राजकुमार ठुकराल जी, आप हिचकिचा रहे होंगे, मैं नाम ले लेता हूं ना, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। वो रामलीला में कई बार रावण का रोल करते करते जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है मैं जानता हूं, वो बंद कमरे में नहीं होती रुद्रपुर में जो हुआ। आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यहाँ हमने सिर्फ राजकुमार ठुकराल जी के परिपेश में नहीं, यहाँ हमने कुंवर प्रणव सिंह के परिपेश, वहां भी आपने प्रमोशन किया, वहां भी प्रमोशन किया। कुंवर साहब, जब आप उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी को टिकट देंगे, इसे प्रमोशन बोलते हैं सर, नहीं इसे सजा नहीं बोलते, इसे मजा बोलते हैं सर। तिलक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हाँ, शायद जितना हम उत्तराखंड को जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लियर मैसेज दिया, एक नजीर स्थापित करी कि उत्तराखंड की राजनीति में जनप्रतिनिधि विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अग्रवाल जी कितने अनुभवी हैं और प्रदेशाध्यक्ष अग्रवाल जी की पार्टी है, अग्रवाल जी की पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर पाई, आपने कर दी। अग्रवाल जी की पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, 56 इंच के डोले देखकर उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, नोटिस जारी जरूर हुए। अग्रवाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, एक मिनट रुकिए, आ रहा फिर रविंद्र जी आपके पास। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसे सजा नहीं मानता, आप मानते होंगे तो आपकी मर्जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र जी ये कह रहे हैं हमने कुंवर है खानपुर साहब जो हैं उनके एक्शन लिया हमने सर। अब देखिए, प्रवक्ता है, बड़े तार्किक अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जब दिल्ली से जहरीली हवा चलती है तो यहाँ तक पहुंच के वातावरण को प्रदूषित करती है। जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ नेता 50 लाख की गर्लफ्रेंड ढूंढता हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ढूंढता हो, कांग्रेस की विधवा जैसे दीदी और दीदी जैसी बातें करता हो, तो राज्य तक आते आते वो हवा इतनी जहरीली हो जाती है। तो हमारे कुछ भाजपा के जो मित्र हैं, हमारे प्रिय, वो भी उस जहरीली हवा में गोता लगाने लगते हैं। तो जतेंद्र भाई तो मेरे प्रिय अनुज हैं, इनको तो शुभकामनाएं, जितने तार्किक और साहस के साथ अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से। आप सिर्फ एक ही व्यक्तित्व को कोट कर रहे हैं। नहीं, जहरीली हवा दिल्ली से, जहरीली हवा भैया दिल्ली से चलकर आती है, तो जहरीली इनको भी प्रदूषित कर देती है राज्य वालों को। जब आप ये कहेंगे कि कोई नीच व्यक्ति, रावण, ऐसा, अब मैं समझता हूँ उस चीज को कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने उस चीज की तारीफ नहीं करी। कहाँ है मणिशंकर अय्यर? उस अंदाज में कभी किसी ने उसका मैं समझता हूँ समर्थन भी नहीं किया। फिर उसके बाद रविंद्र जी आपके पास। सर, मंत्री आप ही के विधायक सरेआम गालियां दे रहे हैं, आपने एक्शन नहीं लिया। मदन बिष्ट क्या कर रहे थे? मैं ऐसी भाषा का, शब्दों के चयन का हमेशा प्रतिवाद करता हूं और मैंने प्रतिवाद पहले ही कर दिया। साहब जल्दी से रविंद्र जी के पास निश्चित रूप से देखिए, अगर हम सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ नेता अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो जहरीली हवा यहाँ पे भी लोगों को प्रदूषित कर रही है, तो हमें थोड़ा इतिहास के झरोखे में भी झांकना होगा। आजादी से पूर्व ही कांग्रेस ने जिस तरह से इस परंपरा का आगाज करा, उसका दंश देश आज तक आजादी की लड़ाई की बात करिए। अगर आप हमें लड़ाई में भाजपा के नेता दें तो हम आजादी करिए। आजादी की लड़ाई में भाजपा के नेता अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, मुस्लिम देश के साथ देश के बंटवारे में लगे थे, वो दूषित भाषा का प्रयोग झरोका पूरा खोलिए मेरे प्रिय अनुज, उसका दंश देश आज तक आवश्यक है।
रविंद्र जी, महात्मा गांधी के खून से किन लोगों के हाथ रंगे हैं, वो झरोका भी खोलिए। अंग्रेजों से माफी मांगने का झरोका भी खोलिए, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का झरोका भी खोलिए, अग्रवाल साहब एक जालियांवाला कांड का झरोका भी खोलिए। तिलक जी, किसी दिन इसी पे डिबेट रख लीजिए कि ये सच झूठ को किस तरह से जनता के सामने कांग्रेस जितनी जानकारी यहाँ हेट स्पीच नहीं, यहाँ हेट स्पीच नहीं, एक मिनट, वो तथ्य सब जनता के ऊर्जा का सम्मान करता हूँ, ये ऊर्जा बनी रहनी चाहिए प्रिय जपेंद्र, पर धन्यवाद। ऊर्जा बनी कुंवर साहब में ये ऊर्जा तो सालों साल ऐसी है, पूरी ताकत के साथ खोलिए। हाँ, कुंवर साहब में ये ऊर्जा तो बहुत पुरानी भरी हुई। एक मिनट रविंद्र जी, ये जो मसला है सियासत के लिहाज से, मैंने कहा, सुरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा हम व्यक्तिगत रूप से इस बात का खंडन करते हैं जो मदन बिष्ट ने किया, एक विधायक ने, लेकिन एक्शन लेने की बात आती है तो एक्शन कोई नहीं लेता। अब अग्रवाल जी ने जिक्र कर दिया तो मैं एक और उदाहरण दे देता हूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सुरेंद्र अग्रवाल जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक, ठीक, इन्हीं की पार्टी में यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हीं की पार्टी में, अब मुझसे नाम मत बुलवाइएगा, अगर अग्रवाल सर समझ जाएंगे, आदेश जारी हुआ, अनुशासन समिति का 100 नोटिस जारी हुए, याद आया सबको? 100 नोटिस एक साथ जारी हुए थे। बोले कारण बताओ, आधे घंटे में बवाल हुआ, 100 के 100 नोटिस वापस, माफी और मांगनी पड़ी अनुशासन समिति को। समझ रहे हैं सर? तो ये बयान बहादुरों का मसला है, कार्रवाई लेने में सब कहेंगे नहीं हम इसका खंडन करते, कार्रवाई कोई नहीं करता। रविंद्र जी देखिए, जो आपने बात कही ना चावला जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आना चाहता हूँ प्रणव चैंपियन जी पर, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपशब्द यूज किए, लेकिन पार्टी ने कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उस परिवार को टिकट भी दिया और चुनाव में भेजा, लेकिन बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, पहली बात। दूसरी बात, त्रिवेंद्र के राज में जो उत्तरा पंत वाला जो कांड हुआ, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने महिला से बदतमीजी करी, जनता दरबार लगा करके उसको सरेआम बेइज्जत किया, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरा, अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत जी की, जो कि अपने बहुत कम छोटे से कार्यकाल में विवादों से घिरे रहे, और कहीं ना कहीं उनकी जुबान जब भी खुली तो बवाल मच गया पूरे उत्तराखंड में, पूरे मीडिया में, पूरे समाचार पत्रों में। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो देखिए चावला जी, जो आपने कहा 2014 की 13 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा किशोर उपाध्याय जी ने उस समय कोशिश की थी, क्योंकि मैं भी उस समय कांग्रेस में था, और मैंने इस बात को महसूस किया कि किशोर उपाध्याय जी थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं। नहीं ठीक करने का दिया, लेकिन करने नहीं दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किशोर उपाध्याय जी ने पहल करी कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने, मैं नाम लेके बता देता हूं, अगर उन्होंने दिनेश अग्रवाल जी को लेटर लिखा, अगर उन्होंने हरत सिंह रावत को लेटर लिखा, उन्होंने अन्य किसी नेता को लेटर लिखा, तो मुंह की खाई, मुंह की खानी पड़ी। और उन्हीं के खिलाफ फील्डिंग लग गई। देखिए पार्टी से बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन पार्टी किशोर भाई के खिलाफ भी फील्डिंग लग गई थी ना। बिल्कुल, उनके खिलाफ फील्डिंग लगी, उन्हें हराने के लिए, उन्हें हटाने के लिए पूरी तरह से बिसात बिछाई गई। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि देखिए पार्टियों को ये चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अन्य कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, देखिए पार्टी से कभी कोई लीडर बड़ा नहीं होता। पार्टी की जो परिपाटी है, पार्टी की जो गाइडलाइंस है, उनको सबको मानना चाहिए। यदि उससे कोई बाहर जाता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है एक नजीर पेश करनी चाहिए, जैसे आपने किशोर उपाध्याय जी का जिक्र किया, अच्छा याद दिलाया आपने। सुरेंद्र जी, ये बात तो सच है ना, आपकी पार्टी में ये जख्म जो था ना वो नासूर बना, और 2016 में वो फोड़ा फटा, जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं। अगर ऑपरेशन करना चाह रहे थे उपाध्याय जी तो करने देते उस वक्त। तिलक जी, हमारी जो पार्टी है वो तो लोकतांत्रिक जीवंत पार्टी है। हमारे यहाँ तो बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिक योग्य प्रतिभावान लोग हैं। जिस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग हुआ करता था, पार्टी विद द डिफरेंस होती थी, उसके पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री को देश का भ्रष्टम मुख्यमंत्री बताते हुए भाजपा के झंडे शिवाजी धर्मशाला देहरादून में फाड़ के नाली में फेंक दिए थे।
और उसको भाजपा ने फिर अगला मुख्यमंत्री बना दिया। सर आपने भी तो 8x8 के कमरे में पार्टी में ज्वाइन करवा दिया जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपा था। जो बड़े अग्रवाल सर, आपकी पीठ में खंजर घोंपने वालों को भी तो आपने पत्थर रख के दिल पर आपने भी तो ज्वाइन करवाया। लोग कटघरे में खड़ा करते हैं आप सर, जिन्होंने सरेआम मुख्यमंत्री को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अग्रवाल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप ही की पार्टी में बताइए, जिनका व्यक्तित्व का जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे, हमने तो कभी आज तक नहीं देखा राजनीतिक जीवन में हरीश रावत जी के मुंह से कभी ऐसा कोई शब्द निकला हो, नहीं निकला। लेकिन उनके खिलाफ जिन्होंने अपशब्द बोले, आपने उनको पार्टी से ना तो निकाला और ना ही उनको जो है उनका टिकट काटा, उनको प्रमोशन और दे दिया आपने। मैंने कहा हम तो जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के कई धाराएं हमारे यहाँ बहती रहती हैं। ठीक सर, फिर धाराओं को समेट कर चलना ही नहीं, अगर यही पार्टी की पहचान नहीं है, आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। तिलक जी, रविंद्र जी का जल्दी से डिफरेंस है, चार चरित्र और चेहरा अलग है। तो उनकी पार्टी आपको रोकना चाहूंगा, अग्रवाल सर बहुत काबिल है। लात, घूसे, चप्पल, गाली गलौज होते हुए देख लिया। हाँ, पार्टी कार्यालय में, बिल्कुल पार्टी कार्यालय परिसर में हमने लात, घूसे, थप्पड़, मुक्के सब चलते देखे हैं और उसके साक्षी सुरेंद्र जी भी हैं। लेकिन ये उसको लोकतांत्रिक एक शब्द कह करके कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, ये कह करके पल्ला झाड़ देते हैं। तो इससे देखो काम करने वाला तो नहीं है। आपको थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा। सुरेश जी, आप बड़े हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, वो थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। वो मसला अब खत्म हो गया सर, वहां तो दूसरी कहानी होगी। खैर, चलते चलते कुंवर साहब आपने जिक्र किया, तो एक वाकया चुनाव से पहले से ठीक का पहले का बता देता हूं। ये खबर मेरे पास आ चुकी थी कि रुद्रपुर में टिकट कटने वाला है, ठीक। तो उन्हीं, क्योंकि मित्रता होने के नाते सबसे मुलाकात होती है, आप सबसे भी होती है, उनसे भी हुई। मैंने कहा भाई साहब टिकट, बोले नहीं कटेगा। मैंने कहा पक्का कटेगा। बोले कैसे? तो जो उनका अंदाज है, मैंने बताया इस वजह से आपका टिकट। तो उनके साथ वाले थे, मैंने कहा थोड़ा सा संभल के। बोले नहीं, ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। बोले स्क्रिप्ट की डिमांड मतलब रुद्रपुर में अगर ठुकराल जी की बात की जाए है, 50 जगह तो बीप लगानी पड़ती थी हमें। समझ रहे हो ना मेरी बात कुंवर साहब? 50 जगह बीप लगती थी, डैश डैश। वो इतनी बीप क्यों लगाते हो? मैंने कहा कम से कम बात तो करो, आप भाषण तो दो, इतनी गाली दोगे तो बीप लगानी पड़ेगी। मसला यही है कि स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये नेता रिएक्ट करते हैं। जैसे अरविंद पांडे जी का जिक्र किया था मैंने, पांडे जी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही डिमांड थी उनकी उस वक्त। तो जब तक आप नकेल नहीं कसेंगे मिलके सब, तब तक यही हाल होगा। सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, कुंवर साहब आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं। आपने, हाँ आप ये जरूर बोलोगे, मैं जानता हूं टिकट काट दिया हमने, लेकिन टिकट काटना और राजनीतिक नजरिए से संदेश देना दोनों में अंतर होता है। उसी वक्त जब बोला तब। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर साहब आपका भी, और अग्रवाल सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हेट स्पीच का मसला बहुत गंभीर मसला है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से। राजनीति सही जगह पे जानी चाहिए, गलत दिशा में नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।